ठीक है, ये है रेतीली मिट्टी, ये है दोमट मिट्टी और ये है चिकनी मिट्टी। ये मृदा के 3 प्रकार है। मृदा का गठन या बनावट। मिट्टी के विभिन्न आकार के कणों के अनुपात के अनुसार मिट्टी का गठन तय किया जाता है। ठीक है, यानी मिट्टी का आकार, उसमें कणों का जो अनुपात, इन सबको ध्यान में रखकर मिट्टी का गठन किया जाता है। बनावट के अनुसार मिट्टी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है बलुई मिट्टी। ठीक है, इसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं। बलुई मिट्टी में बालू तथा मोटे कणों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, हमने पहले प्रयोग में देखे थे, ये मोटे मोटे कण होते हैं, इसमें से पानी का निकासी जल्दी होता है, यानी लगभग पानी वहाँ से एकदम बह जाता है। ऐसे मृदा मशक्कत के समान आसान होती है। बलुई मिट्टी के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज नाम, इसमें कौन क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, इस कारण मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए इसमें पानी के जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, कम होती है, इसलिए इसमें से पानी बह जाता है। दूसरा हम देखेंगे दोमट मिट्टी, सिल्ट सॉइल। इस मिट्टी के कणों का आकार ना ये ज़्यादा चिकनी होती है ना ज़्यादा बड़ी होती है। दोमट मिट्टी युक्त जमीन बलुई जमीन की तरह मशक्कत के लिए आसान नहीं होती, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्कत के लिए कठिन भी नहीं। ठीक है, ये मीडियम साइज समान होती है। इस मिट्टी में जैविक घटक अधिक मात्रा में होते हैं। जैविक घटक यानी जीव जंतु, जिनमें आपने पढ़ा था ना सजीव घटक के लक्षण होते हैं, वैसे इनमें हर प्रकार के जो कीटक होते हैं, जंतु होते हैं, इनमें अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी को गाद मृदा भी कहते हैं। समझ में आएगी दोमट मिट्टी। अब हम देखेंगे चिकनी मिट्टी, इसको क्ले सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी में मिट्टी के सूक्ष्म आकार वाले कण सर्वाधिक होते हैं, यानी ये बहुत ही चिकनी होती है, इतने सूक्ष्म इसके कण होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। चिकनी मिट्टी के कण स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। इसमें हमें इतनू सा भी यानी हमको कंकड़ नहीं लगता, इतनी चिकनी होती है, चिपक जाती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में पानी को शोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इसी मिट्टी से फिर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन, मटके, गमले तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है, ये एक दूसरे को बांधे हुए रहती है, इनके जो कण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। मृदा का गठन, बनावट के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं: बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना पाई जाती है। मृदा रचना का महत्व। मृदा की रचना पर जमीन की उर्वरकता निर्भर होती है। अच्छी मृदा रचना से निम्न लाभ होते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति की ज़मीन उपजाऊ होती है, मिट्टी अच्छी होती है, तो उस व्यक्ति की जो चाहे वो खेती हो या ज़मीन हो, जिसकी ज़मीन अगर उपजाऊ हो, उर्वरक हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अपनी इस मिट्टी में बहुत सारे क्या बना सकता है, फसल उगा सकता है, बगीचे लगा सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, वह उपजाऊ होती है और आर्थिक रूप से वह संपन्न हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, कौन से लाभ हमें मिलते हैं? जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक है, अगर उनकी मृदा रक्षा जमीन की उर्वरकता पर निर्भर होती है, और ऐसी मिट्टी में क्या होती है, उनकी जड़ों को मिलते रहती है, और पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों को योग्य वृद्धि होती है। यानी
बरसात का ही पानी ज़मीन पे रिस जाता है, तो वह बहुत समय तक क्या होता है, उनकी जड़ों को योग्य रूप से पानी मिलते रहता है। समझा? ये दो जो पॉइंट है, अगर मृदा रचना अगर अच्छी हो तो ये दो लाभ उन्हें प्राप्त होते रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मृदा की रचना। ये रचना कैसे होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मृदा की रचना मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय, ठीक है, रूप, तीसरा स्तंभाकार और चौथा ढेले के स्वरूप। ठीक है, मृदा की रचना 4 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? स्तरीय, स्तर होती है, देखो 1 2 3 परत लगी टाइप। ठीक है, स्तर है वो, 1 स्तर 2 स्तर। दूसरा ये कण के स्वरूप में होती है। तीसरा स्तंभाकार होते हैं, ऐसी दिख रहे ढेले ऐसे लंबे लंबे। और चौथा होती है ढेले के स्वरूप में होती है, ऐसे ढेल निकलती है ना, ऐसे दिख रहा है आपको। ऐसे 4 प्रकार की रचनाएं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका उपयोग। उपयुक्त मृदा के कुछ प्रकार। ठीक है, पहले इनके प्रकार देख लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला है चीनी मिट्टी, यह श्वेत रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेटें, प्यालियाँ, स्नान घर की टाइलें, टंकियाँ तथा प्रयोगशाला के उपकरण, मुखौटे, भरनी आदि है। चीनी मिट्टी आपने देखा होगा, आप घर में चाय पीते हैं, आपने देखा होगा कप आपका वो चीनी मिट्टी से तैयार होता है। उसी प्रकार अचार की भरनी, या फिर आपने देखा होगा गुलदस्ता रखने की जो पॉट, ये चीनी मिट्टी यानी केओलिन से तैयार होती है। ये श्वेत रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेटें, प्यालियाँ, स्नान घर की जो टाइलें होती है, टंकियाँ होती है, ये प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं, मुखौटे, भरनी, ये इस मिट्टी से तैयार होते हैं। दूसरे नंबर में होती है खड़िया मिट्टी। आपको मालूम होती है ये भूरे रंग की होती है। ठीक है, मूर्तियाँ और पुतले इस मिट्टी से तैयार होते हैं। और महाराष्ट्र में से शाड़ू मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा है टेराकोटा मृदा। इस मिट्टी से गमले, सजावट बनाई जाती। चौथा है मुल्तानी मिट्टी। सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग होता है। समझ में आया? मिट्टी ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रकार की होती है। जो कुछ मिट्टी होती है जैसे चीनी मिट्टी, इसने आपने देखा होगा किस किस क्या क्या बनता है, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। फिर है खड़िया मिट्टी। ठीक है, ये आपने देखा होगा गाँव के लोग घर की जो पुताई करने से, या पहले ज़माने में जो चूल्हे थे, सिगड़ी थी, उसकी जो पुताई थी वो खड़िया मिट्टी के घोल से करते थे। इसी अलावा पुतली और मूर्तियाँ इनसे तैयार होती है। टेराकोटा मृदा ये थोड़ी सी साधारण होती है, इससे गमले और सजावट की वस्तुएं तैयार होती है। और चौथा है मुल्तानी मिट्टी। ये सफ़ेद होती है थोड़ी सी, और ठंड होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब हम देखेंगे मृदा के उपयोग। सबसे पहले हम देखेंगे वनस्पति संवर्धन। संवर्धन यानी वनस्पतियों की क्या करती है? रक्षा करती है। उसमें वनस्पतियों की वृद्धि करने का काम करती है, यानी इस हर वनस्पतियों को बचाने का काम करती है, उसकी वृद्धि को पर ध्यान रखती है। ठीक है, दूसरा है जल संधारण। मिट्टी पानी को धारण करके रखती है। इस कारण बांध, तालाब के माध्यम से हम पानी को 12 मास उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बांध बनाते हैं, तालाब बना के रखते हैं। तो ये बांध और तालाब बनाते समय गहरे, बहुत बड़े बड़े गहरे क्या करते हैं, गड्ढे किए जाते हैं, और नीचे चिकनी जो पानी को शोषित करके रखने वाली मिट्टी नीचे होती है। ठीक है, और इसमें पानी संग्रह करके रखा जाता है वर्ष भर। ठीक है, इसे जल संधारण कहते हैं। पहला है वनस्पति संवर्धन, दूसरा है जल संधारण, अब तीसरा है आकार्यता, यानी मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार आटा जब हम भिगाते हैं, आटा को उसको गूंथकर हम क्या करते हैं, उसको गोल बना के गोल रोटी बनाते हैं, या फिर त्रिकोण रोटी बनाते हैं। फिर आटे से हम दिया भी बनाते हैं,
यानी आटे को जिस प्रकार हम भिगो के उसको विभिन्न आकार दे सकते हैं, उसी प्रकार क्या कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। आपने देखा होगा सुराही, घड़ा, बर्तन, गमला, यानी जो चाहे उस रूप में हम मिट्टी को हम दे सकते हैं, खिलौने के रूप में। इस प्रकार यानी इसमें इसके जो है गुण को लचीलापन होता है इसके जो स्वरूप में, और इसी गुणधर्म के कारण मिट्टी के इस गुणधर्म को मिट्टी की आकारियता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण हम मिट्टी के विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार करते हैं। इस वस्तुओं को तपाकर कठोर बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी को पहले क्या किया जाता है, उसको आंकने के बाद उसको सुखाकर क्या किया जाता है, भट्टी में उसको तपाया जाता है, और फिर उससे मटके, मिट्टी के दिए, मूर्तियाँ, ईंट आदि तैयार किया जाता है। 3 उपयोग समझा आपको। सबसे पहला है वनस्पति संवर्धन, यानी इस मिट्टी के कारण ही वनस्पति की वृद्धि होती है। दूसरा है जल संधारण, यानी जल हम क्या कर सकते हैं, संग्रह करके रख सकते हैं। और तीसरा है आकारियता, यानी इसके विभिन्न इस मिट्टी द्वारा विभिन्न आकार की वस्तुएं देकर विभिन्न रूप को बदला जा सकता है। अभी आपने देखा होगा मिट्टी से देखो किस प्रकार की वस्तुएं तैयार होती है। ठीक है, मिट्टी का उपयोग ईंटें बनाने के लिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। दिख रहा है आपको सबको? अब हम देखेंगे चीनी मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। चीनी मिट्टी यह एक केओलिनाइट प्रकार का औद्योगिक खनिज है। यह चीन में पाया जाता है, इस कारण इन्हें चीनी मिट्टी कहते हैं। आपने देखा होगा घर में हमें कांच के समान दिखने वाला चीनी मिट्टी का जो कप होता है, या प्लेट्स होती है, या गुलदस्ता का जो पॉट होता है, ये सब चीनी मिट्टी से बनाया जाता है। ये अक्सर कहाँ पाई जाती है, चीन में पाई जाती है, और वो उस पदार्थ का खनिज का नाम है क्योली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को उष्मा देने से उसे चमक और कठोरता प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो मिट्टी में खासियत है, इसको उष्मा दो तो उसमें कठोरता और चमक उसमें प्राप्त होती है, इसलिए उसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बारे में आपको समझा। अब हम देखेंगे मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग किस प्रकार होती है वो हम देखेंगे। मिट्टी का परीक्षण करने से जमीन के घटकों की मात्रा समझ में आती है। ठीक है, अभी तो हम लोग उतने जानकार नहीं है, लेकिन जो खेती करते हैं, जो कृषि महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो उनको ये जो मिट्टी परीक्षण का कार्य बहुत अच्छे से आते हैं। उनके पास अलग अलग साधन होते हैं जिससे वो मिट्टी का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने से जमीन के घटकों की मात्रा समझ में आती है। मिट्टी का रंग, बुनावट तथा उसमें समाविष्ट कार्बनिक पदार्थ की जांच परीक्षण से होती है। मिट्टी में किन घटकों की कमी है और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय निश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। अब हमने देखा है कि हम शहरों में रहते हैं, हमें तो सिर्फ रहने के लिए ही ज़मीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो खेती करते हैं या घर बनाने का काम करते हैं, या कोई घर अपने लिए बनाता है, जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो होते हैं, जब वो ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आग बंद करके वो ज़मीन नहीं खरीदता है। सबसे पहले वह मिट्टी का निरीक्षण करता है, ज़मीन कैसे है, मिट्टी का रंग देखता है। ठीक है, अब जो खेती होती है, जो खेती खरीदते हैं, या फिर बड़े बड़े जो बिल्डर है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, या फिर कंपनियां बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं, तो सबसे पहले उन लोग मिट्टी का निरीक्षण करते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है, इस मिट्टी में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है, कौन कौन से किसकी कमी है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो घटक है ये मिट्टी में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं रहे तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, खेती करने के लिए नाइट्रोजन युक्त ज़मीन होना बहुत आवश्यक है, तो ये पहले जांच की जाती है। ठीक है,
यानी अब ये जांच कैसे करते वो हम देखेंगे। मृदा परीक्षण के लिए एकत्र किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिनों तक खुली जगह में सुखाओ। ठीक है, अब हम भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो इतना अध्ययन नहीं करेंगे मिट्टी के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए मिट्टी के बारे में। तो किस प्रकार उसका निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, वो हम सीखेंगे। तो पहले क्या करना है, जिस भी क्षेत्र में हमें निरीक्षण करना है तो उस मिट्टी को क्या करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए उसका नमूना, और फिर उसको 8-10 दिन तक क्या करना चाहिए, खुली जगह में सुखाएंगे। अब मिट्टी कैसे सुखाएंगे, धूप में ना सुखाकर छांव में सुखाएंगे। ठीक है, उस मिट्टी को हमें धूप में नहीं सुखाना है, कहाँ सुखाना है, छांव में। बाद में छाननी से छानेंगे। ठीक है, मिट्टी के गुणधर्म पहचानने के लिए पीएच मान, यानी मिट्टी का जो गुणधर्म है वो पीएच उसका मान है, और विद्युत वाहकता। ठीक है, पीएच और विद्युत वाहकता, इन दो प्रश्नों के आधार पर इन दो प्रश्नों का विशेष रूप से उपयोग होता है। ठीक है, ये दो माध्यम से क्या किया जाता है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर खेतों की मिट्टी की उर्वरता तुम्हें समझ आएंगी। ठीक है, यानी इन दो चीज़ों से, इन छलने से छानने के बाद उसकी जो विद्युत वाहकता और पीएच मान, ये दोनों का हम निरीक्षण करेंगे। अगर दो चीज़ उसमें अच्छी दिखती है तो समझ लो कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, उर्वरक है। ठीक है, ये निरीक्षण परीक्षण करने का। ठीक है, हमने जब हम रेल सफ़र करते हैं तो हमें दूर दूर तक खाली ज़मीन दिखाई देती है। ठीक है, उसमें ना झाड़ दिखते हैं ना पेड़ पौधे। हम कहते हैं बाप रे कितनी बड़ी ये धरती है, खुली पड़ी है, हाँ तो इसमें खेती क्यों नहीं करते ना, उपज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ जो खरीदार होते हैं वो जो खेती खरीदते हैं वो सब ये परीक्षण का मूल्य प्राप्त होता है। जितनी वहाँ की जो मिट्टी उपजाऊ होंगी उसको उतना मूल्य प्राप्त होता है। ज़मीन बहुत है लेकिन वो कैसी है, अनुपजाऊ है। हमें जो ज़मीन होनी चाहिए वो उपजाऊ होनी चाहिए। अब जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, ठीक है, वो कम क्यों होती है, उसके कुछ कारण हैं, वो कारण आज हम देखेंगे। मिट्टी के पीएच का मान 6 से कम या 8 से अधिक। ठीक है, अब जो पीएच है उसको जो मिट्टी का वो 6 से अगर कम है, अगर और 8 से अधिक है तो वो क्या हो जाती है, उसकी शक्ति उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ की कम मात्रा, अगर मिट्टी में रहो तो उसकी जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है। ज़मीन में पानी की निकासी न होना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है ज़मीन में पानी निकास होते चाहिए, बहना चाहिए। अगर पानी डब डब भरा हुआ है उस मिट्टी में तो मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति, वह पानी में घुल मिल जाती है और उसकी उर्वरकता शक्ति क्या हो जाती है, बह जाती है या फिर पानी में घुल जाती है। तो ऐसी ज़मीन भी हमें नहीं चाहनी चाहिए। हमेशा एक ही फसल उगाना, कोई भी खेत हो हमेशा एक ही फसल उगाते रहो तो वहाँ की उर्वरकता शक्ति कमजोर हो जाती है। लवण युक्त पानी का निरंतर उपयोग करना। अगर हम अपने खेतों में अगर ज़्यादा मात्रा में लवण युक्त पानी यूज़ करें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्षारीय युक्त हो जाती है, लवण युक्त हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अतः हमारी जो फसल है, हमें फसल का जो स्वरूप है उसको हमेशा बदलते रहना चाहिए। अलग अलग प्रकार की फसल उसमें बोना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों की बड़ी मात्रा में उपयोग करना। अगर हम अपने फसलों में कीटाणुनाशक, ठीक है, का अधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके जो कीटाणुनाशक दवा का क्या होगा, छिड़काव होगा। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरकता जो शक्ति है कम पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। वैश्विक मुद्रा दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, मिट्टी का संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए लोगों ने, इसलिए 5 दिसंबर को वैश्विक मृदा दिन मनाया जाता है। अब हम और हासिल करेंगे। सोरेनमसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर आधारित पीएच मान की संकल्पना प्रतिपादित की। अब आपको पीएच मान हमने अभी पढ़ा है, इसमें ये पीएच मान यानी
मुद्रा का निरीक्षण करने का एक इकाई है। तो इसका किसने किया? डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो आयन होते हैं आयनों की सांद्रता पर pH की मान की संकल्पना प्रतिपादित की है। ठीक है, जैसे हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो हमको ये समझेंगे कि सांद्रता क्या होती है। मिट्टी का pH निश्चित करने के लिए पानी और मिट्टी को 1:2 इस अनुपात में मिश्रित करके उसका विभिन्न सूचकों की सहायता से परीक्षण करता है। ठीक है, pH मान यानी किस प्रकार निकाला जा गया है। मिट्टी यह निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी 1 अनुपात और मिट्टी 2 अनुपात, इस अनुपात में पानी और मिट्टी को लिया जाता है और दोनों को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, और फिर उनका निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें अम्लीय मिट्टी किस प्रकार है। pH 6.5 से कम रहा तो वह अम्लीय मिट्टी हो गया। अगर 6.5 से 7.5 तक रहा तो वह उदासीन मिट्टी होती है, और pH 7.5 से अधिक रहा तो वह क्षारीय मिट्टी होती है। यानी कि pH मान है क्या है। ठीक है, उसका ये 3 चीज़ के आधार पर उसकी उर्वरकता पहचान में आती है कि वह अम्लीय है कि उदासीन है कि क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय यानी जिसमें लवण ज़्यादा होते हैं, और pH 6.5 से यानी अम्ल यानी अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और ये उदासीन है जिसमें, ठीक है, जिसमें अम्ल और क्षार का दोनों का प्रभाव नहीं रहता, उसको उदासीन मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये मान pH मान किस प्रकार निरीक्षण किया जाता है यहाँ पे बताया गया है। अब हम देखेंगे जो रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने से ज़मीन की जो बनावट है वो बिगड़ती है। अगर हम फसल अच्छी होनी चाहिए, फल बहुत सारे लगने चाहिए, बड़े बड़े लगने चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ किसान वर्ग बहुत सारी खाद का उपयोग करते हैं। ठीक है, और खाद का उपयोग करने से क्या होता है, फसल तो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है देखो, और वह ज़मीन बुआई के लायक नहीं रहती, लेकिन फसल अच्छी हो जाती, एक बार अच्छी देगा, 2 बार अच्छी देंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, उस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, मात्रा ज़्यादा हो जाती है, रासायनिक मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और धीरे धीरे उसकी शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर वह ज़मीन बुआई के लिए लायक नहीं होती है। ठीक है, ज़मीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसलें अदल बदल कर उगानी चाहिए। ठीक है, अगर हमको उसकी उर्वरकता शक्ति को बनाए रखना है तो हमें हर साल अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। उदाहरण यहाँ पे बताया, जैसे गेहूँ की फसल के बाद क्या हो जाती है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो उसके बाद क्या लगाना चाहिए, मूंगफली, मूंग, मोट, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसे फसलें उगानी चाहिए। फिर यानी ये देखो, आपने देखा होगा कि गेहूँ की फसल से शक्ति कम होगी, तो ये सब जो है ना, ये क्या है, प्रथिन वाली फसलें हैं, इनमें प्रथिन मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। तो अगर ये प्रथिन अगर हम उगाएंगे तो फिर से क्या हो जाएंगी, उसकी जो ज़मीन है वो शक्ति पुनः वापस आ जाएंगी। तो इस प्रकार फसलों को अदला बदली करते उगाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बची रहती है। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल लोग ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से जैसे सोयाबीन उगाते हैं, तो बहुत फसल उग गई तो अगले साल फिर सोयाबीन उगाते हैं कि हमको और ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि 1-2 साल के बाद उनकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, फिर सोयाबीन उगाओ तो सारी जो फसल है एक तो उगती नहीं है या फिर वह अच्छी नहीं होती है, और फिर किसान को क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, और फिर सारा वो बीज खरीदने में अपना पैसा, खाद खरीदने में अपना पैसा, या खेत की जुताई बुआई करने में अपना पूरा धन वो ख़त्म कर देते हैं, जिनके कारण फिर वो क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, और जिसके कारण वे आत्महत्या भी करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम अभी आपको ये छोटी सी उम्र में आपको बता दिए कि किस प्रकार हो, भविष्य में ऐसे ना आनी चाहिए कि तुम्हें भी ऐसा मौका मिले, अगर तुम्हारे पास ज़मीन हो तो तुम्हें किस प्रकार उस ज़मीन का उपयोग करना चाहिए कि आपको आना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर आपका यह घटक समाप्त हुआ है। ठीक है, जिसके स्वाध्याय आपको बाद में दिए जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।